चैप्टर 2452 पुनर्जन्म। 1। ड्रैगन जाति के पूर्वज वास्तव में फूशी थे, जो 200 मिलियन वर्षों से अधिक जीवित थे, अर्थात वही अस्तित्व जिन्होंने हुआशु राज्य और उसकी मानव सभ्यता का निर्माण किया। सौभाग्य से झांग यी और यांग शिनशिन अनुभवी और ज्ञानी थे, नहीं तो वे भयभीत हो जाते। फूशी ने कहा, मेरी पीढ़ी के ड्रैगनों में मैं सबसे कमजोर हूं। मैं केवल सबसे अधिक जीवित रहने वाला हूं। पिछले युग की महान आपदाओं से बचने के बाद मैं लंबे समय तक जीवित रहा और एक देवदूत की जिम्मेदारी उठाई। तुम्हारी मानव वंश की 6 पीढ़ियों का पालन पोषण किया। ओह, सही बात। और मेरी पत्नी न्वा। क्या तुम जानते हो कि जिस भूमि पर तुम खड़े हो उसे मेरी बहन और मैंने बनाया था? जिन्हें तुम मानव कहते हो, वे लोग हैं जिन्हें मेरी बहन और मैंने इस भूमि पर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। फूशी की आवाज धीरे धीरे उठी, जैसे वो प्राचीन काल की गहराइयों से आ रही हो। मैं फूशी हूं और वह न्वा है। तुम जो जानते हो वो ये है कि हमने मनुष्यों को जीवन और बुद्धि दी। झांग यी और बाकी 2 अत्यंत उत्साहित, स्तब्ध और अवर्णनीय श्रद्धा से भरे हुए थे। हुआशु सभ्यता के लोगों के लिए फूशी एक मिथक है, एक पूर्वज है, इतिहास की लंबी धारा में एक संस्थापक है। हुआशु नाम स्वयं फूशी से उत्पन्न होता है और यह पौराणिक मिथकीय अस्तित्व वास्तव में उसके सामने प्रकट हो गया था। तो क्या न्वा अभी भी जीवित है? झांग यी पूछे बिना नहीं रह सके। फूशी ने सिर हिलाया। यांग शिनशिन ने धीरे से कहा, फूशी, पिता, न्वा, माता। जब मनुष्यों ने पहली बार बोलना सीखा, उन्होंने इन्हीं नामों को पुकारा। इस प्रकार ये दोनों नाम उन पोषकों के पर्याय बन गए। झांग यी और बाकी चुप रहे। उनकी आंखों में सदमे और श्रद्धा का भाव था। यह स्पष्ट था कि ड्रैगन जाति न केवल प्राचीन अस्तित्व है, बल्कि मानव उत्पत्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। फूशी 200 मिलियन वर्षों तक जीवित रहे और उनका अस्तित्व स्वयं एक लेजेंड है। मेरा और न्वा का अस्तित्व साधारण जीवन से बहुत आगे बढ़ चुका है। फूशी ने धीमे से कहा, इस भूमि के साथ हमारे संबंध के माध्यम से हम अमर जीवन को निरंतर बनाए रखते हैं और इस दुनिया की रक्षा करते हैं। मुझे पता है कि आज तुम केवल सहायता मांगने नहीं आए हो, बल्कि इस दुनिया के और रहस्यों को उजागर करने भी आए हो। झांग यी ने गहरी सांस ली। उनका हृदय आश्चर्य और जिज्ञासा से भरा हुआ था। हम भविष्य की आपदा से बचने के लिए ड्रैगनों की सहायता चाहते हैं। कृपया मुझे आपको पूर्वज कहने की अनुमति दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि ड्रैगनों ने मानवता को पोषित करने का अपना मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन कृपया हमें मत छोड़िए। देखिए, हम भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ड्रैगन जाति ने जो सहायता हमें दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जब भविष्य में खतरा आएगा, हम ड्रैगन जाति के पक्ष में दृढ़ता से खड़े होंगे। आप नहीं चाहेंगे कि वह जाति जिसे आपने पाला यूं ही समाप्त हो जाए, है ना? झांग यी ने भावनात्मक और तर्कसंगत दोनों प्रकार का आग्रह रखा। यहां तक कि बिल्लियों और कुत्तों को पालने से भी लगाव हो जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि ड्रैगनों ने अब तक जितनी सहायता दी है उससे उनका मनुष्यों से अलग न होने वाला स्नेह है। इसी कारण बाद में जन्मे श्वेत ड्रैगन राजकुमार मनुष्यों के प्रति बहुत मैत्रीपूर्ण नहीं थे, पर फिर भी तियानहाई शहर की लड़ाई में सहायता करने आए थे। जब संबंध मौजूद है तो झांग यी अब इसकी परवाह नहीं करते। वे इस शक्तिशाली अस्तित्व से चिपक कर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी बेशर्मी क्यों न करनी पड़े। दूसरी ओर झांग यी यांग शिनशिन को यहां व्यक्तिगत रूप से लाए थे, ये साबित करने के लिए कि वे भविष्य में शक्तिशाली सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। ड्रुक लोग एक दिन आएंगे और ड्रैगन उनका शिकार बनेंगे। थोड़ी सी अतिरिक्त मदद हमेशा अच्छी होती है। फूशी ने लंबे समय तक झांग यी को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, ड्रैगन जाति आसानी से बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करती। तुम्हारा आना नियति की व्यवस्था है। मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूं और देखता हूं कि तुम्हारी नियति ड्रैगन जाति की नियति से जुड़ती है। फूशी की गहरी दृष्टि के नीचे
झांग यी और यांग शिनशिन ने एक अजीब बेचैनी महसूस की। ऐसा लगा कि उनका संपूर्ण अस्तित्व नग्न होकर सामने रख दिया गया है। फूशी की नजरें जैसे उनकी आत्माओं को भेद रही थी, उनके अतीत, वर्तमान और यहां तक कि भविष्य में गहराई तक प्रवेश करती हुई। झांग यी को लगा कि वे कुछ भी छिपा नहीं सकते और ये प्रबल दबाव उन्हें सब कुछ बता देने को मजबूर कर रहा था। फूशी के होंठ हल्के से मुड़े, मानो वो उनकी भावना को समझ रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, तुम दोनों की प्रतिभाएं वास्तव में असाधारण है। मैं तुममें नियति की एक बहुत ही दिलचस्प रेखा देखता हूं। उनकी वाणी शांत और गहरी थी, समय और अंतरिक्ष से परे बुद्धि से भरी हुई और आकर्षक। झांग यी का हृदय हल्के से कांपा और उनकी आंखें चमकी, जैसे वे कुछ सोच रहे हों। भगवान फूशी, क्या आपका मतलब है आपने कुछ देखा है? वो कुछ बेचैन हुए, पर एक मजबूत अंतर्ज्ञान बता रहा था कि उनका सबसे बड़ा रहस्य शायद फूशी के सामने उजागर हो चुका है। उनका सबसे बड़ा रहस्य। फूशी जल्दी उत्तर देने की जल्दी में नहीं थे। उन्होंने सिर्फ हल्की मुस्कान दी। चिंता मत करो। यद्यपि नियति की दिशा पूर्वनिर्धारित होती है, लेकिन हर किसी को अपने मार्ग का चुनाव करने का अधिकार है। उनकी दृष्टि गहरी और दूर तक जाती हुई थी, जैसे उन्होंने अपने हृदय में सब कुछ स्पष्ट निर्णय में बदल लिया हो। झांग यी ने गहरी सांस ली और अंततः चीन की सभ्यता के इस पूर्वज के सामने अपना सबसे बड़ा रहस्य स्पष्ट रूप से कह देने का निर्णय लिया। पूर्वज फूशी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वास्तव में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। उन्होंने छिपाना छोड़ दिया और सीधे अपना रहस्य प्रकट कर दिया। वे क्यों पुनर्जन्मित हुए? वे हमेशा सोचते थे कि ये उनकी सुपर पावर के कारण है, पर सुपर पावर स्वयं अजीब और अनिश्चित चीजें हैं, जिनकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं। पुनर्जन्म होना पूरे ब्रह्मांड की समय रेखा को उलटने के बराबर है, या शायद किसी समानांतर संसार में यात्रा करने जैसा। झांग यी कई बार इस बारे में सोचते हैं। उन्होंने इस अमर और सर्वज्ञ अस्तित्व के सामने ये रहस्य रखा, आशा करते हुए कि उन्हें कोई उत्तर मिलेगा। गुआन लोंग्युए की आंखें चमकी। उन्होंने झांग यी की ओर गहराई से देखा, लेकिन फूशी जैसी पहचान सामने होने पर कई अविवेचनीय बातें भी अब साधारण लग रही थी। जहां तक यांग शिनशिन की बात है, उसने बस होठों के कोने हल्के उठाए, मानो उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ हो। झांग यी पुनर्जन्मित है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रलय के बाद से उनकी सभी असामान्य हरकतें देखकर सबसे उचित निष्कर्ष यही था कि वे पुनर्जन्मित व्यक्ति हैं। यांग शिनशिन ने यह बात पहले ही सोच ली थी, क्योंकि उसने झांग यी में भविष्य देखने की कोई क्षमता नहीं देखी थी। इसलिए युएलू समुदाय में हुई सभी घटनाएं और दक्षिणी चीन गोदाम की पूरी सामग्री, इन्हें केवल पुनर्जन्म से ही समझा जा सकता था। फूशी को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उनकी दृष्टि में कोई परिवर्तन तक नहीं आया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पुनर्जन्म, इस महान परिवर्तन के युग में कई बातें संभव है। उच्च आयामी जीवन के लिए समय केवल एक प्रतिपट्टी है, जिसे इच्छा अनुसार आगे पीछे किया जा सकता है। उनकी आवाज असीम शांति से भरी थी, मानो उन्होंने समय के अनगिनत परिवर्तन देखे हों और कुछ भी उन्हें अब विचलित न कर सकता हो। चैप्टर 2453 द रीबॉर्न 2। झांग यी दंग रह गया। फक्सी की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि जिसे वो अब तक रीबर्थ समझ रहा था, शायद उसके लिए वो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। ये प्राचीन अस्तित्व जिसने असंख्य युगों को पार किया था, समय को बिल्कुल अलग नजरिए से समझ चुका था। वो झुककर सोचने लगा, मानो अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद झांग यी ने चांद पर अपने अनुभवों को विस्तार से बताना शुरू किया। वो समाल के साथ टकराव, ल्यूनेरियन एम्पायर का इतिहास और उन अपरिहार्य विनाशकारी संकेतों के बारे में बताता गया। उसने चांद पर देखी सुनी हर बात शेयर की,
ताकि फक्सी उन्हें आने वाली तबाही से निपटने का रास्ता बता सके। फक्सी पूरे समय शांत रहा। कोई जल्दी नहीं, उसने कहा। आहिस्ता आहिस्ता बताते रहो। मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा समय है। क्यों घबराना? मैं धैर्य से सुन सकता हूं। तुम जो भी कहना चाहो। उसकी आवाज समय की गहराइयों से निकली फुसफुसाहट जैसी थी, असीमित ज्ञान से भरी हुई। झंगी और यांग जिंगसन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिल में एक अनजाना सुकून भर आया। फक्सी की प्रतिक्रिया वैसी उदासीन नहीं थी जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि समझ, स्वीकार और सहानुभूति से भरी थी। झंगी ने चांद की यात्रा का बाकी हिस्सा भी बताया। ल्यूनेरियन उच्च स्तरीय बीइंग से मुलाकात, समाल के असली इरादे और इस क्रूर ब्रह्मांड में जीवित रहने की उनकी जद्दोजहद। वो उम्मीद जता रहा था कि ड्रैगन रेस, जो मानवता के एंजेलिक रेस है, आने वाले संकट में उनकी मदद करे। लेकिन जैसे ही झंग यी फक्सी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, बाई लोंगजी युएनमो की बर्फीली, भावहीन आवाज अचानक गूंजी। एंसेस्टर, इन इंसानों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इंसान तो बस गुजरने वाले यात्री हैं। हम ड्रैगन्स कोई देवता नहीं है कि ब्रह्मांड के नियम बदल सके। झंग यी का दिल धक से रह गया। उसे पता था कि ड्रैगन्स का ये ठंडापन बेवजह नहीं है। वो लाखों साल जी चुके हैं और ब्रह्मांड की निर्दयता को सबसे बेहतर समझते हैं। लेकिन वो अपनी और अपने लोगों की किस्मत को यूं ही छोड़ नहीं सकता था। उसे पता था कि ड्रैगन्स की मदद के बिना वो भारी मुसीबत में पड़ेंगे। पर फक्सी जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बस धीरे से झंग यी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नरम सी चमक तैर उठी। मैं तुम दोनों में एक दिलचस्प भविष्य देखता हूं, फक्सी ने शांत स्वर में कहा। तुम सिर्फ मनुष्यों में अलग नहीं हो, तुम इस भविष्य की बैटल ऑफ डेस्टिनी की कुंजी हो। शायद तुम ही इस दुनिया के लिए नई उम्मीद लाओगे। झंग यी चौंक गया। फक्सी की बातें किसी दैवीय भविष्यवाणी जैसी लग रही थी, जैसे ये भाग्य सचमुच पहले से लिखा हुआ था। उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय जाग उठा। रास्ता चाहे जितना कठिन हो, वो पीछे नहीं हटेगा। फक्सी आगे बोला, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सहमत हूं। तुम यहां तक पहुंचे हो, ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारा भाग्य ड्रैगन क्लैन से गहराई से जुड़ा है। हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, पर सफलता की कुंजी तुम्हारी अपनी शक्ति होगी। युएनमो का चेहरा बेरंग ही रहा, लेकिन झंग यी समझ गया कि फक्सी ने अपना फैसला सुना दिया है। ड्रैगन्स शायद खुलकर दखल न दें, लेकिन इंसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। कुछ देर शांत रहने के बाद फक्सी ने अंततः कहा, जाओ, अपना भाग्य साथ लेकर भविष्य की ओर बढ़ो। फक्सी के आशीर्वाद जैसे शब्दों के बीच झंग यी, यांग जिंगसन और ग्वान लोंग्यू के भीतर एक ताकत उमड़ने लगी, जैसे ड्रैगन रेस के इतिहास और ज्ञान ने उनके आत्मविश्वास को थाम लिया हो। फक्सी की आवाज मानो उनकी आत्मा में गूंज रही थी, असीम शक्ति और गहरी आशा के साथ। तीनों फक्सी की गुफा से बाहर निकले, धुंध से ढके पर्वत शिखर को पार करते हुए। उनकी भावनाएं उत्साह और गंभीरता से भरी हुई थी। अभी ड्रैगन क्लैन के पूर्वज के साथ हुई बातचीत ने उन्हें भीतर तक हिला दिया था, खासतौर पर फक्सी की वो बातें जो भाग्य और भविष्य की लकीरों के बारे में थी। लेकिन अब फक्सी का वादा मिल जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी भारी हो गई थी, क्योंकि एहसान वही चुकाया जाता है जिसे निभाया जा सके। एक तरफा मदद हमेशा चल नहीं सकती, और उन्हें पता था कि ड्रैगन क्लैन से मदद मांगने का यह शायद आखिरी मौका था। आने वाले लंबे समय तक वो ड्रैगन्स की सीधी मदद नहीं कर पाएंगे। झंग यी और उसके साथियों के जाते ही बाई लोंगजी युएनमो वही खड़ा रहा, तीनों के दूर जाते कदमों को देखता हुआ, चेहरा पूरी तरह भावहीन। दूसरी तरफ फक्सी विशाल गर्म झरने में आराम से बैठा था। औषधीय जल उसके शरीर पर बह रहा था और उसके चेहरे पर बेहद संतुष्ट, आलसी सी मुस्कान थी। मैं समझ नहीं पाया,
युआनमो ने आखिरकार मुड़कर फक्सी की ओर देखा, चेहरे पर उलझन। एंसेस्टर, इंसानों से जुड़ने की क्या जरूरत थी? वो बहुत कमजोर है, मुसीबत आने पर खुद को भी शायद मुश्किल से बचाए। हम उन्हें क्यों संभाले? ये अनावश्यक मुसीबत क्यों? बाहर वाले होते तो युएनमो सम्मान रखता, लेकिन अब कोई नहीं था, इसलिए उसने सीधे सवाल पूछे। उसकी आदत हमेशा मुद्दे पर बात करने की थी, भले सामने फक्सी ही क्यों न हो। फक्सी की दृष्टि दूर और गहरी बनी रही। उसने थोड़ा झुककर नीचे देखा। भव्य ड्रैगन चेहरा गंभीर था। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें मदद सिर्फ भावुकता में दी? युएनमो ने भौहें सिकोड़ ली। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, फक्सी बोला। मैंने भाग्य की रेखाएं देखी है। आने वाले समय में मानव भी ड्रैगन्स की मदद करेंगे। भाग्य बेहद अनिश्चित है और ड्रैगन रेस भी सदा सुरक्षित नहीं रह सकता। एक अच्छा साथी मिल जाए तो वो कमजोरी नहीं, ताकत है। तुम कहते हो कि इंसान अभी कमजोर है, पर उनमें अपार क्षमता है, और आने वाली विश्व स्तरीय आपदा में ये दोनों बच्चे, झंगी और यांग जिंगसिन, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। युएनमो का चेहरा उलझन से भरा था। वो धीरे से बोला, लेकिन आप तो शाश्वत है। जब तक आप है, ड्रैगन रेस कभी नष्ट नहीं होगा। तो फिर इंसानों पर निर्भर होने की क्या जरूरत? फक्सी की आंखें और भी गहरी हो गई, जैसे समय के पार झांक रही हों। यही तो भाग्य का नियम है। क्रिएटर ने किसी को अनंत रहने की अनुमति नहीं दी, चाहे ड्रकर हो, एहन हो या हमारे अपने वंशज। हर बुद्धिमान नस्ल को भाग्य की परीक्षा से गुजरना ही होगा। अनंतता को भी समय निगल जाता है और आखिर में सब समाप्त होता है। लेकिन इन दो बच्चों, झंगी और यांग जिंगसिन, में मैंने वो संभावना देखी है जो इस नियति को बदल सकती है। युएनमो हक्का बक्का रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फक्सी ऐसा जवाब देगा। तभी उसे अचानक जैसे कुछ याद आया। उसकी आंखें फैल गई, उसकी पुतलियां सिकुड़ गई, उसके पूरे शरीर में झटका साथ दौड़ गया और वो डर के मारे कांप उठा। बिना बोले ही उसे समझ आ गया कि फक्सी किसकी बात कर रहा था। चैप्टर 2454 द रीबॉर्न 3। बाई लोंगजी ने गर्म पानी के झरने में बैठे नीले ड्रैगन को गंभीर नजर से देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे धीरे बोला, एंसेस्टर, अगर आप भाग्य की दिशा देख सकते हैं तो आपने कौन सा भविष्य देखा है? फक्सी की प्राचीन ड्रैगन आंखों में हल्की चमक उठी, मानो उनमें अनगिनत तारे बह रहे हों। उसकी आवाज, जिसमें युगों की गहराई और अर्थ छिपा था, गर्म झरने की धुंध में धीरे धीरे तैर गई। जो मैं देखता हूं वो है ड्रैगन जाति का अंत। एंड गेम? बाई लोंगजी की भौहें सिकुड़ी। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। फक्सी ने धीरे से आंखें मूंद ली, जैसे अरबों साल पुराने किसी पल को याद कर रहा हो। उसकी आवाज गहरी और दूर तक जाती हुई, हां, अंत। हमारी ड्रैगन जाति नष्ट हो जाएगी। गुफा का माहौल एकदम जमसा गया। हवा भारी हो गई। ब्लैक ड्रैगन युएन जिंग और व्हाइट ड्रैगन जेडा युएनमो दोनों एक साथ सिर उठाते हैं। उनकी पुतलियां सिकुड़ जाती है, सांसें रुक सी जाती है। विनाश? ड्रैगन जाति कैसे नष्ट हो सकती है? बाई लोंगजी चीख पड़ा। उसके शरीर से लगभग आसमान चीर देने वाली आभा निकली, पर फिर भी उसने फक्सी के सामने खुद को रोक लिया। एंसेस्टर, ड्रैगन क्लैन ने खुद ड्रकर गॉड क्लैन को सील किया था। मटीरियल वर्ल्ड में हमारा कभी कोई मुकाबला नहीं हुआ। क्रिएटर के अलावा कोई भी जाति हमें खतरा नहीं पहुंचा सकती, यहां तक कि वे एंशिएंट रेसेस जो पहले युगों से बची थी, हमने उन्हें भी कभी गंभीरता से नहीं लिया। तो आप आखिर डर किस चीज से रहे हैं? बाई लोंगजी का सवाल सुनकर फक्सी ने आंखें खोली। उनमें हल्की थकान और दुख का रंग था। युएनमो, तुम बहुत युवा हो। तुमने दुनिया के कोलैप्स को नहीं देखा, नहीं दृक लोगों की असली हिंसक और भयानक शक्ति देखी है।
ये ब्रह्मांड उतना सरल नहीं जितना दिखता है। बीते युगों में दृक गॉड्स आज जितने शक्तिशाली हैं उतने नहीं थे। वो थोड़ा ऊपर देखता है, जैसे समय की परतों को चीर रहा हो। हमारी ड्रैगन रेस के जन्म से पहले कई महान जातियां थी जो ब्रह्मांड में दृक लोगों को टक्कर दे सकती थी। तुम दृक को अजेय देवता मानते हो, पर इतिहास में उन्हें भी निराशा के कगार पर धकेला गया था। बाई लोंगजी का दिल कांप उठा, यहां तक कि हेई लोंग ने भी ऊपर देखा, चेहरा गंभीर। फक्सी आगे बोला, उदाहरण के लिए चौथी पीढ़ी की जाति आर्क लोग एक समय ब्रह्मांड की सबसे ग्लोरियस जाति थे। ये जाति काग्गो ने दृक लोगों का सफाया करने के लिए विशेष रूप से बनाई थी। उस युग में दृक आज जितने शक्तिशाली नहीं थे। आर्क लोगों ने उन्हें पूरे 1 अरब साल तक दबाकर रखा। पूरी दुनिया उस युद्ध की आग में जल रही थी। महाद्वीप फट गए, अनगिनत साम्राज्य राख बन गए। आर्क लोगों ने दृक को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन अंत में वे फिर भी हार गए। गर्म झरने का पानी हल्के हल्के हिल रहा था। उसमें फक्सी की विशाल परछाई झलक रही थी। ड्रकर लोगों की जीवन शक्ति इतनी भयावह है कि वे लगभग अमर हैं। वे हर रूप में खुद को जारी रख सकते हैं, शुद्ध ऊर्जा बन सकते हैं, पदार्थ में छिप सकते हैं और पुनर्जीवित होने का इंतजार कर सकते हैं। आर्क लोग अंततः हार गए। उनके पास ईहेन लोगों जैसी टेक्नोलॉजी और शक्ति थी, यहां तक कि दृक के स्तर की हिंसा भी। लेकिन वे भी समाप्त हो गए। बाई लोंगजी की आंखों में सदमा पिघलकर गंभीरता में बदल गया। वो खराश भरी आवाज में बोला, तो आर्क जैसे शक्तिशाली लोग भी नष्ट हो गए? हां, फक्सी की आवाज में गहरा शोक था। आर्क लोगों का युग समाप्त हो गया, लेकिन ड्रकर्स, वे युगों में और भी विकसित होते गए। वे ऊर्जा खाते हैं, सभ्यताएं खाते हैं, भाग्य खा जाते हैं। उन्हें जितनी बार भी सील करो, वे वापस आते हैं। जितनी बार दबाओ, फिर उभर आते हैं, और हर बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली। यही उन्हें सबसे भयावह बनाता है। तो फिर ड्रैगन्स का क्या? बाई लोंगजी की आवाज भारी हो गई, डर छिपा हुआ सा। क्या हमने उन्हें एंशिएंट वॉर में सील नहीं किया था? तो हम क्यों नष्ट होंगे? दृक लोग मटीरियल वर्ल्ड में पूरी तरह रिवाइव भी नहीं हो सकते। फक्सी ने बहुत धीमी सांस ली, मानो उसकी आवाज समय के अंतिम सिरे से आ रही हो। यूएनओ, ड्रकर कोई लाइफ नहीं है। वे इस ब्रह्मांड का विपरीत नियम, बग है। वे अस्तित्व नहीं, अनिवार्यता है। जब तक मटीरियल वर्ल्ड है, वे पूरी तरह कभी नहीं मरेंगे। वे ब्रह्मांड की छाया है, जो कभी मिटती नहीं। झंग यी ने कभी एक उदाहरण दिया था। अगर ब्रह्मांड एक जीवित शरीर है, तो सामान्य जीव जीवन का मेटाबॉलिज्म है, और ड्रकर कैंसर सेल्स है, ऐसी कोशिकाएं जो मरने के बजाय शाश्वत बनना चाहती है और क्रिएटर से लड़ने की जिद करती है। और ड्रैगन्स, हमें क्रिएटर ने सिर्फ बैलेंस के लिए बनाया। ऑर्डर सीमित है, केओस अनंत। इस युग में जो दृक फिर उभरे हैं, वे उन लोगों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है जिन्हें हमने 20 करोड़ साल पहले सील किया था। हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी उम्मीदें छठी पीढ़ी के मनुष्यों पर रख रहा हूं। उन्हीं में डेडलॉक तोड़ने की संभावना है। बाई लोंगजी की आंखें कांप उठीं। उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी बन गई। वो तर्क नहीं कर सका, क्योंकि फक्सी ने कभी झूठ नहीं कहा। यह सच बिजली की तरह उस पर गिरा। तो क्या ड्रैगन जाति का भाग्य सच में बदला नहीं जा सकता? फक्सी की नजर धीरे धीरे गुफा के दरवाजे की ओर मुड़ी, जहां झंग यी और यांग जिंगसिन अभी अभी गए थे। शायद अभी भी एक मौका है। बाई लोंगजी चौंक गया। उसने भी उसी दिशा में देखा। आंखें सिकुड़ गई। उनमें फक्सी ने सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें हल्की चमक थी। वे भाग्य के बाहर के अस्तित्व है। पहली बात, उन्होंने ईहेन क्लैन के स्पिरिचुअल ओशन का बैप्टिज्म झेला है, जो उच्च बुद्धिमान जीवन की क्रिएशन ओरिजिन के सबसे पास पहुंचने वाली शक्ति है, जिसने उनकी आत्मा को
सामान्य 6 पीढ़ियों के दायरे से ऊपर उठा दिया है। दूसरी बात, छठी पीढ़ी के मनुष्यों का जन्म काग्गो ने खास तौर पर दृक लोगों का सामना करने के लिए डिजाइन किया था। तुम उन्हें ह्यूमंस कहते हो, पर ब्रह्मांड की उच्च भाषा में उन्हें लॉज ऑफ द यूनिवर्स के करेक्टर्स भी कहा जा सकता है। इम्यून सेल्स, यही मूल अवधारणा है। काग्गो को ड्रूकियंस को बनाने की गलती की कीमत चुकानी है। हायर डायमेंशनल बीइंग्स सीधे इस दुनिया में नहीं उतर सकते। वे बस नई जातियां बनाकर परीक्षा लेते हैं, एक के बाद एक, जब तक दृक पूरी तरह नष्ट न हो जाए। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।